ये बात है साल 1914 की, जब एक 8 साल का बच्चा जापान के एक गांव में खेल रहा था। तभी उसने 4 पहिए पर चलती एक मशीन देखी। ये फोर्ड का मॉडल टी था, जिसको देखकर ये बच्चा बहुत ज्यादा हैरान हुआ। यही वो दिन था जब उस 8 साल के बच्चे को गाड़ियां और मैकेनिकल पार्ट से पहली बार लगाव हुआ था। इसका नाम था सोचाइरो होंडा, और किसको मालूम था कि आने वाले वक्त में इसका नाम हमें हर छोटी बड़ी गाड़ी पर देखने को मिलेगा। 1906 में जापान के माउंट फूजी के करीब एक छोटे गांव में सोचाइरो होंडा की पैदाइश हुई थी। उनके पिता लोहार होने के साथ साथ पार्ट टाइम में साइकिल रिपेयर का काम भी करते थे। होंडा के 5 भाई बहन पहले ही अलग अलग बीमारियों की वजह से मर चुके थे, लिहाजा उसके माँ बाप को अपने इस बच्चे से काफी उम्मीदें थी। लेकिन उसको पढ़ाई से तो कोई लगाव नहीं था, लेकिन अपने पिता के साथ साइकिल रिपेयर करने में होंडा को ज्यादा दिलचस्पी थी। जब वो 16 साल का हुआ तो उसने न्यूज़पेपर में जॉब का एक ऐड देखा। आटसुकाई नामी इस ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन पे टेक्नीशियन चाहिए थे। होंडा ने कंपनी को जॉब के लिए लेटर लिखा और खुशकिस्मती से वहां से पॉजिटिव रिप्लाई भी आ गया। यही वो टाइम था जब होंडा अपना घर और स्कूल छोड़कर कमाने की आस लगाए टोक्यो रवाना हो गया। होंडा का ख्वाब तो तब टूटा जब वो टोक्यो में आटसुकाई पहुंच गया था। कंपनी के मालिक ने होंडा से सफाई के काम कराना शुरू कर दिए और यहां तक कि उसको बेबी सिटिंग पर भी लगवा दिया। होंडा बेचारा करता तो क्या करता, एक तरफ वो अपना घर और माँ बाप को छोड़कर निकला था और दूसरी तरफ उससे फालतू काम लिए जा रहे थे। उसको वापस अपने गांव जाने में शर्म आ रही थी, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को फेस करने के लिए हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यही वजह थी कि अगले कई महीने तक वो वहीं जॉब करने को मजबूर रहा। कुछ ही महीने के बाद आटसुकाई के मालिक ने होंडा से वर्कशॉप के काम भी लेना शुरू कर दिए। होंडा को इस काम में शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए वो चीजों को आसानी से समझ जाता था। चंद महीनों में वो हर तरह की गाड़ियां और उनके पार्ट्स के बारे में काफी कुछ जान चुका था। इस दौरान आटसुकाई ने 2 स्पोर्ट्स कार भी बनाई, जिसमें पहली गाड़ी 8 डेमलर थी और दूसरी कर्टिस। ये दोनों गाड़ियां यूज्ड इंजन को इस्तेमाल करके बनाई गई थी, जिन्होंने जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप 1924 में पहली पोजीशन भी हासिल की। होंडा अभी तक एक अच्छा मैकेनिक था, लेकिन इस रेस में वो ड्राइवर के साथ इंजीनियर के तौर पर बैठा था। यही वो इवेंट था जिसके बाद सोचाइरो होंडा ने मोटर स्पोर्ट्स को अपना रिलीजन बना दिया। अगले कई सालों तक वो आटसुकाई में ही जॉब करता रहा और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाता भी रहा। 1928 में 22 साल की एज में उसके मालिक ने अपनी एक और ब्रांच खोलने का फैसला किया। ये ब्रांच हमामत्सु शहर में होनी थी, जिसको चलाने के लिए मालिक ने होंडा को जिम्मेदारी देकर वहां भेज दिया। होंडा ने आटसुकाई की इस नई ब्रांच को एक वर्कर के साथ शुरू किया था और सिर्फ 2 ही सालों में 30 वर्कर्स तक पहुंचा दिया। वो अब एक ब्रिलियंट मैकेनिक और रेसिंग ड्राइवर भी बन चुका था। उसने अपनी महारत का फायदा उठाते हुए अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट्स कार डिजाइन की। ये गाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती थी, जिसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये रिकॉर्ड अगले 20 सालों तक जापान का हाईएस्ट रिकॉर्ड बना रहा। आटसुकाई के मालिक के दिल में होंडा के लिए अहमियत बहुत बढ़ चुकी थी। वो अपना खुद का वर्कशॉप खोलना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। 1936 में रेसिंग के दौरान होंडा के साथ एक हादसा हो गया। इस एक्सीडेंट में उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसका लेफ्ट शोल्डर डिसलोकेट हो गया और चेहरे पर कई जख्म आ चुके थे। उसको अपनी जिंदगी यहीं खत्म होते दिख रही थी। न वो मैकेनिक का काम कर सकता था और ना ही रेसिंग में हिस्सा ले सकता था। कई महीनों के बाद वो जब दोबारा ठीक हुआ तो उसने आटसुकाई के मालिक से रिक्वेस्ट की
कि वो अब ये रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकता, बल्कि उसने आइडिया पेश किया कि क्यों ना वो स्पोर्ट्स पार्ट बनाने के लिए एक अलग कंपनी शुरू करे। आट्सुकाई के स्टेक होल्डर्स ने होंडा का ये आइडिया फौरन रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसको ऑलरेडी प्रॉफिट मिल रहे थे और कोई भी नहीं चाहता था कि नया रिस्क लिया जाए। इसी पर होंडा ने डिसाइड किया कि पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी को वो अकेले ही खोलेगा। 1936 में 30 साल की उम्र में उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर टोकाई सेकी हैवी इंडस्ट्री खोली और अपने दोस्त सिचाइरो काटो को उसका प्रेसिडेंट बना दिया। कंपनी तो वो खोल चुके थे, पर होंडा के पास उसको चलाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। वो दिन भर आट्सुकाई के लिए काम करता था, जबकि रात में अपनी नई कंपनी के लिए खुद इंजन पिस्टन बनाने की कोशिश करता था। अगले कई महीनों तक वो इसी रूटीन पर चलता रहा, लेकिन उसको कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। उल्टा वो लगातार शिफ्ट लगा लगा कर कमजोर हो चुका था। एक के बाद एक नाकामी उसका रास्ता रोके बैठी थी। तभी उसने मेटलर्जी में महारत हासिल करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। 1939 में 3 सालों की लगातार मेहनत करने के बाद वो आखिरकार एक पिस्टन बनाने में कामयाब हो गया। अब उसने आट्सुकाई से जॉब छोड़ दी और फुल टाइम पिस्टन बनाने में लग गया, पर उसको ये मालूम ही नहीं था कि उसके बनाए हुए पिस्टन में अभी भी कई फॉल्ट्स मौजूद हैं। उसने टोयोटा कंपनी को अपने पिस्टन ऑफर किए, तो टोयोटा ने 50 में से 47 डिजाइन रिजेक्ट कर दिए। ये खबर होंडा पर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि उसके पास अब वापसी का भी कोई रास्ता नहीं था। उसने अलग अलग कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए अलग अलग फैक्ट्रीज में गया, कार मैन्युफैक्चरर्स से मिला। अगले कई साल उसने मार्केट को समझने में लगा दिए और उसके बाद होंडा ने एक बार फिर से पिस्टन बनाए। इस बार ये पिस्टन सारी कंपनीज की क्वालिटी कंट्रोल पास कर चुके थे। उसको धड़ाधड़ ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए और एक बार फिर से होंडा को अपने ख्वाब पूरे होते दिखाई दिए। ऑर्डर को पूरा करने के लिए उसकी कंपनी ने 2000 वर्कर्स को भी हायर कर लिया। होंडा की खुशी सिर्फ चंद महीनों की मेहमान थी। 1941 में जापान वर्ल्ड वॉर 2 में कूद गया और मिनिस्ट्री ने कई जापानीज कंपनी को अपने कंट्रोल में तो लिया, जिसमें एक कंपनी सोचाइरो होंडा की भी थी। होंडा को डाउनग्रेड करके उसी की कंपनी का सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया और चीजें खराब हो गई जब कंपनी के वर्कर्स को मिलिट्री सर्विस में लगा दिया गया। अगले 3 साल बहुत ही मुश्किल हालात में गुजरे, लेकिन 1944 में एक वाकया हुआ जिसने होंडा की उम्मीद पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया। एयर रेड के दौरान एक मिसाइल सीधी होंडा की फैक्ट्री पे आ लगी। पूरे देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। फिर 1945 में 2 न्यूक्लियर अटैक्स हुए, जिसने जापान की कमर ही तोड़ डाली। इस वाकये के बाद जापान ने अमेरिकन्स के सामने सरेंडर कर लिया। जंग तो अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन होंडा अपना सब कुछ खो बैठा था। उसने अपने बचे कुचे एसेट्स को 4,50,000 यान में बेचे और एक बार फिर से जॉबलेस होकर बैठ गया। ये हालात सिर्फ होंडा के साथ ही नहीं थे, बल्कि पूरा जापान बुरी तरीके से क्राइसिस से गुजर रहा था। इकोनॉमी मेल्ट हो रही थी और महंगाई ने सबकी कमर तोड़ कर रखी थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मिलना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जापान में पेट्रोल भी खत्म हो गया था। इसी दौरान होंडा को जापानीज एम्परर आर्मी का एक छोटा इंजन मिला, जिससे वो वायरलेस रेडियो चलाया करते थे। अपनी आदत से मजबूर उसे एक आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस इंजन को एक साइकिल में लगाकर अपनी ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम हल किया जाए। इससे ट्रांसपोर्ट आसान भी हो जाएगा और सस्ता भी पड़ेगा, क्योंकि उस दौर में लोग पहले ही महंगाई से बहुत परेशान थे। तो जब उन्होंने यही इंजन एक साइकिल पे लगाकर देखा तो सबको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। चंद यूज इंजन तो होंडा को मिल गए, लेकिन लोगों की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि अब होंडा ने खुद का नया इंजन डिजाइन कर लिया। और ये हिस्ट्री में पहली बार था कि किसी मशीन पर होंडा का लोगो देखा गया। होंडा के पास
इतने पैसे नहीं थे कि वो मास लेवल पे ये साइकिल बना सके। लिहाजा उसने 18,000 दुकानदारों के नाम एक ओपन लेटर लिखा। लोगों को होंडा पर इतना भरोसा था कि 3,000 दुकानदार ने उसको पॉजिटिव रिप्लाई दिया और पैसे भी एडवांस में दे दिए। अगले 3 सालों में होंडा ने एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जो मार्केट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक थी। ये सुपर कब नाम से लॉन्च की गई, जिसने आते ही मार्केट में धूम मचा दी। ये मॉडल इतना कामयाब हुआ कि 1958 में इसने अमेरिका की अपनी ट्रम्प और हार्ले डेविडसन की सेल को भी पीछे छोड़ दिया। क्योंकि होंडा को रेसिंग का बहुत शौक तो था ही, इसलिए उसने अब स्पोर्ट्स बाइक बनाने का फैसला किया और वो बहुत सारी बाइक रेसेस में जाने लगा और जीतने वाली बाइक के खास फीचर्स नोट डाउन करता था। उस दौर में ऐसे स्पोर्ट्स कंपटीशन रेस से बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए मार्केटिंग का टूल हुआ करते थे। चंद सालों में होंडा की पहली स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च की गई, जिसने 1962 में इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल की। इस रेस ने होंडा का नाम पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। 1960 में होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी और 1968 तक ये 1 करोड़ यूनिट सेल कर चुके थे। अपनी जिंदगी के 62 साल गुजरने के बाद आखिरकार सोचाइरो होंडा को कामयाबी तो मिल चुकी थी, लेकिन जो ख्वाब वो बचपन से ही लिए बैठा था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। होंडा अब कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जाना चाहते थे। कई लोगों ने उनको ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन उन्होंने किसी की एक ना सुनी। उस वक्त जापान में ऑलरेडी टोयोटा और निशान जैसी कंपनियां अपना बिजनेस जमाए बैठी थी। वहां मार्केट में अपनी नई जगह बनाना बहुत मुश्किल था। होंडा ने अपनी पहली पिकअप ट्रक P360 लॉन्च की, जो कि फेल हो गई। उसके बाद स्पोर्ट्स कार S5000 लॉन्च की, जिससे सिर्फ 1300 यूनिट ही बिके। कई सालों की मेहनत और कई दर्जनों डिजाइन रिजेक्ट होने के बाद फाइनली 1972 में होंडा सिविक लॉन्च की गई। ये वो गाड़ी है जिसके नए मॉडल आज तक पूरी दुनिया में फेमस है। 1980 में होंडा मोटर्स जापान की 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और सिर्फ 10 सालों में ही ये दुनिया की 3rd लार्जेस्ट कंपनी हो गई। आज होंडा का नाम हमें कार, मोटरसाइकिल्स, बोट इंजन्स, प्लेन इंजन्स और दर्जनों पावर टूल्स में देखने को मिलता है। सोचाइरो होंडा ने होंडा सिविक के लॉन्च होने के अगले ही साल 1973 में कंपनी से रिटायरमेंट ले ली थी और 5 अगस्त 1991 को उनकी जिंदगी का ये सफर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।